जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हैं और ये समिट उस वक्त हो रही है जिस वक्त चीन ब्रिक्स का विस्तार चाहता है, भारत उसका विरोध कर रहा है। चीन डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स की करेंसी चाहता है और भारत ऐसा नहीं चाहता है। चीन ब्रिक्स में अपना दबदबा चाहता है, चीन भारत को साइडलाइन करना चाहता है, लेकिन उस वक्त ब्रिक्स समिट हो रही है और इस ब्रिक्स समिट को लेकर, ब्रिक्स के फ्यूचर को लेकर कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान को लेकर भी है कि क्या हिंदुस्तान दो कश्तियों में सवार होकर चलना चाह रहा है, और अगर दो कश्तियों में पैर हैं तो फिर हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये समझेंगे। कर्नल जे.एस. सोडी सर के पास हम चलेंगे, उनसे चीजों को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ब्रिक्स में होने वाला है और क्या ब्रिक्स और भारत का फ्यूचर है। सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पर फिर से समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं और तमाम नजरें इस वक्त पीएम मोदी और शी जिनपिंग पे हैं। मैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले समझना चाहूंगा आपसे कि ब्रिक्स में भारत का होना ना होना क्या मायने रखता है, क्योंकि ब्रिक्स के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, ब्रिक्स की करेंसी की बातचीत चल रही है, जो भारत नहीं चाहता है कि फिलहाल इतना ज्यादा विस्तार हो। किस प्रकार से भारत की भूमिका को देखेंगे आप? राजेश जी, ये ब्रिक्स जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये 2006 सितंबर में बना और इसकी जो पहली शिखर सम्मेलन हुआ वो 16 जून 2009 को हुआ। तब उसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया, इसका नाम फिर एस ऐड हुआ, BRICS, ब्रिक्स हो गया। अब पहले के कुछ सालों में तो ये ब्रिक्स ठीक ठाक चला, आस्ता आस्ता जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पूरे हों। लेकिन पिछले 3-4 सालों से चीन ने क्या किया है कि ब्रिक्स को उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पश्चिमी देशों के खिलाफ, यानी खास करके G7 का एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, और इससे भारत काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो अगर चीन पूरी तरह अपने मंसूबों में सफल हो जाता है और ब्रिक्स में उन देशों को शामिल करता है जिनका चीन की तरफ पूरा झुकाव है, जैसे अभी 20 देशों ने फॉर्मली अप्लाई किया है ब्रिक्स की सदस्यता के लिए, और इस सारे 20 देशों का झुकाव सीधा सीधा तौर पे चीन की तरफ है। तो जब भी ये देश शामिल होंगे तो ये जाहिर है कि ब्रिक्स का जो झुकाव है वो पूरा चीन की तरफ हो जाएगा, और भारत अपने आप को ऑलरेडी आइसोलेट महसूस करना शुरू कर चुका है। तो ये समय की बात है जब चीन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा ब्रिक्स में कि भारत के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा बनस्पत की ब्रिक्स से वो निकल जाए, ब्रिक्स में वो आगे शामिल ना रहे। जी, अगर मैं मोटा मोटा आपसे समझना चाहूं, बड़े साधारण, तो जो बात आपने कही है कि यूरोप के खिलाफ, या मैं कहूं कि नाटो के खिलाफ एक संगठन तैयार कर रहा है चीन, क्या उस लिहाज से मैं चीजों को देखूं या कुछ अलग करके देखूं? बिल्कुल राजेश जी, ऐसे कि पहले चीन के मंसूबे कि ये जो दो अंतरराष्ट्रीय फोरम हैं जिन पे चीन की अहम भूमिका है, ब्रिक्स और एससीओ, इसको पहले एक आर्थिक संगठन के तौर पे मजबूत किया जाए और आने वाले वक्त में ये दोनों संगठनों को सैनिक संगठन में बदला जाए, क्योंकि जितने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितने देश हैं एससीओ में हो या ब्रिक्स में हो, भारत को छोड़ के सारे जो देश हैं एससीओ के भी और ब्रिक्स के भी, इन सब का झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ है। और चीन को पता है कि चीन आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपने आप को एक नेता के तौर पे वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है और कई जगह सफल भी हो रहा है। जैसे इसने ईरान और सऊदी अरेबिया की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म करवा दी, उसने अभी सीरिया और टर्की की बातें शुरू करवा दी, वो इजराइल और पैलेस्टीन की चीजें हल कराने की कोशिश कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि चीन अपने आप को एक अंतरराष्ट्रीय लीडर के तौर पे समझ रहा है और वो ये दोनों मंच को इस वक्त आर्थिक तौर पे इस्तेमाल करेगा, आने वाले वक्त में ये दोनों मंचों को वो सैनिक तौर पे इस्तेमाल करेगा। जी, एक चीज और कर्नल सोडी सर, भारत की बात हम कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत दो कश्तियों में
सवार होकर चलना चाह रहा है। एक पैर अमेरिका वाली कश्ती में है तो दूसरा पैर चीन और रूस वाली कश्ती में भी है। ये स्थिति बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए। आने वाले वक्त में उसको चुनना होगा, एक तरफ जाना है मैंने। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आज जो दो किश्तियों में है, इससे चीन तो पहली बात तो बहुत नाखुश है। मैं आपका ध्यान थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। जब सोवियत संघ और चीन की दुश्मनियां बढ़ी 1956 से 1966, एक दशक के लिए सोवियत संघ और चीन बिल्कुल अलग हो गए, कट्टर दुश्मन की तरह हो गए। उस वक्त भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज्यादा होने लग गया था। हालांकि हम तब भी नॉन अलाइंड थे, आज भी नॉन अलाइंड है, लेकिन उस दशक में हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ने लग गया था। तो चीन को अपनी इनसिक्योरिटी महसूस हुई और उसने 1962 में युद्ध कर दिया। हालांकि कारण और भी थे, लेकिन यह भी एक मुख्य कारणों में से एक है कि भारत की जो नजदीकियां थी सोवियत संघ के साथ, और उस वक्त चीन और सोवियत संघ की दुश्मनी थी। वही चीज को अगर आज के हालात में हम देखें, इस वक्त चीन और अमेरिका की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और भारत की नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो ये हालात वही हैं जो 1956 से 1966 के दशक के थे, अब भी वैसे ही हालात हैं। और आगे आने वाला वक्त जो है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बस मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। चीन ने ऑलरेडी अपने मंसूबे क्लियर कर दिए हैं, जब उसने कहा है कि 2035 में 2 फ्रंट वॉर होगी भारत पे। पाकिस्तान अटैक करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन अटैक करेगा भारत को अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये अगले 12-13 साल का जो समय काफी भारत के लिए कठिन और कठोर है। जी सर, अब मेन मुद्दे पे मैं आऊंगा, क्योंकि ये तो ब्रिक्स की बात होगी, लेकिन एक नजर इस पे भी है कि क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ब्रिक्स समिट में होगी, और सर क्या संभावनाएं हैं इस मुलाकात की, क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में पिछले 7-8 दिनों में 2 बार लद्दाख में मीटिंग हुई है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता मिल सकते हैं? और अगर मुलाकात होती है तो सबसे अहम सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को क्लियर कर पाएंगे कि जो एलएसी पे हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं है? राजेश जी, 19th लेवल कोर कमांडर टॉक जो कि 18 अगस्त को हुई, वो पूरे 19 कोर कमांडर लेवल टॉक्स में सबसे छोटी थी, क्योंकि शाम को 5:30 बजे खत्म होगी। बाकी पहले 18 कोर कमांडर लेवल टॉक्स रात को 11:30-12 बजे तक चली, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसका कारण ये था कि भारत की साइड चाहती थी कि कोई ना कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो, ताकि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों भारत और चीन के नेता मिलेंगे, एक ग्राउंड बिल्डअप किया जाए। लेकिन चीन के अफसर बिल्कुल क्लियर थे कि वो अपने जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे, और यही कारण है कि ये 19th लेवल कोर कमांडर टॉक्स बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो ये चीज एक दर्शाती है कि आज जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग होना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बना है। भारत ने कोशिश की, लेकिन चीन बिल्कुल तैयार नहीं था। अब चीन क्यों नहीं तैयार है? चीन इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अपने आप को ताकतवर समझता है। अब आपके प्रश्न पे आते हुए, इसके 2 कारण है कि ये बायलैटरल मीटिंग मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में नहीं होगी। पहला कारण ये है कि अगले साल भारत में जनरल इलेक्शंस है, और उससे पहले अगर भारत ऐसी पहल करता है तो ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है विपक्षी दलों से कि भारत चीन के सामने कमजोर पड़ने लग गया है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये मैंने आपको बताया 19th कोर लेवल कमांडर टॉक, जो कि एक भारत कोशिश कर रहा था एक बेस बिल्डअप करने का आज के बायलैटरल मीटिंग के लिए, अगर होती, वो भारत सफल नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजों को नजर रखते हुए मेरे को तो नहीं लगता कि बायलैटरल मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। जी सर, मेरे पास आखिरी सवाल और एक छोटा सा सवाल। चीन ताकत की भाषा समझता है, जो मैंने आप लोगों से सीखा है और जो दिखता भी है। हमने कैलाश रेंज खाली करके एक गलती कर दी, लेकिन उससे भी बड़ी गलती क्या हम ये कर रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों में चीन को कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिया, और शायद वो वक्त आ चुका है जब देवसांग डेमचौक के लिए हमें चीन को एक सरप्राइज देना होगा। राजेश जी, हालांकि हमारी इच्छा तो है चीन को ऐसा कुछ सरप्राइज देने की, लेकिन अगर हम फोर्स लेवल्स और प्रिपेयर्डनेस लेवल्स की बात करें तो चीन हमसे बहुत आगे है।
2014 में चीनी सेना पीएलए आर्मी की मिलिट्री डॉक्ट्रिन रिलीज हुई थी, जिसमें पीएलए ने कहा था कि पीएलए इस वक्त, यानी 2014 की बात कर रहा हूं, पीएलए इस वक्त किसी भी जगह पे लड़ने के लिए पूरी 6 डोमेन में तैयार है। ये 6 डोमेन कौन सी हैं? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। तो आप, और खास करके ये जो आखिरी 3 डोमेन्स हैं, यानी कि स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, इसमें चीन हमसे बहुत आगे है। तो आज की तारीख में तो हमें ऐसे सरप्राइजेस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जब तक हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्नल सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों को इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद।